भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है सरकारी अध्यापक की इस फैमिली में। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आगे भी ऐसे ही रहें, है ना। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हुई है ना, तो कुछ परेशानियां थी, कुछ दिक्कतें थी, अभी सब सॉल्व हो चुकी हैं और अभी आपके लिए फिर से रेगुलर क्लासेस आएंगी। आपको पता है ना, मैं आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास कवर कर रहा था, है ना। तो इसमें हम 15 वीडियोस तो पहले ही कर चुके हैं, ये हमारी 16वीं वीडियो है, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं देखी है प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर यूपी टेट लिख के ये प्लेलिस्ट होगी बाल विकास की, है ना। इसके अलावा सुपर टेट की भी प्लेलिस्ट है, तो अपनी तैयारी करते रहिए, है ना। यूपी टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा, सब होगा, है ना। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन होना सब है, याद रखिएगा। और अभी से जो पढ़ेगा, है ना, वही आगे जाकर उसको आसानी होगी पेपर पास करने में, वरना तभी वो तुरंत बैठेगा पेपर पढ़ने के लिए, उसका नहीं हो पाता है, ना अच्छा स्कोर हो पाएगा, ना वो खुद से सेटिस्फाइड हो पाएगा। अच्छा, अधिगम वाला जो पोर्शन था, अधिगम वाला पोर्शन आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। दो छोटे टॉपिक बचे हैं उसमें, एक तो अधिगम के नियम हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और अधिगम में पठार, जो भी दिक्कतें आती हैं अधिगम करते समय उनको, तो बिल्कुल 1 नंबर पक्का आएगा। अधिगम के नियम भी पूछे जाते हैं, अधिगम के पठार भी पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करिए, जब वीडियोस पर ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो हम उसमें से कुछ बच्चों को चूज करके उनको PDF जो हमारे नोट्स हैं, है ना, हैंड रिटन नोट्स भी हैं और टाइपिंग वाले नोट्स भी हैं, वो भेजना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अधिगम के नियम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं। जैसे आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे ना, जैसे आपने IP पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था, स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था, तो उन सिद्धांतों पर ही बच्चा अधिगम करता है। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिन नियमों पर ही बच्चा अधिगम करता है ना। ऐसा नहीं है, नियम तब बनता है उसी नियम के अकॉर्डिंग बच्चा अधिगम करेगा, अगर वो नियम नहीं है तो बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि अधिगम के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा है, एक तो अधिगम के मुख्य नियम, एक अधिगम के गौड़ नियम, ठीक है। अधिगम के मुख्य नियम, अधिगम के गौड़ नियम। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम पहला ही, अच्छा इनके नाम याद कर लीजिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, आपने पढ़ा होगा ना, आपको याद भी होगा। तत्परता का नियम, इसको ऐसे याद किया, शॉर्ट फॉर्म में याद किया, तत्परता का नियम, प्रभास का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। चलिए अब देखिए, सबसे पहला ही नियम क्या कहता है, मैं मुख्य नियम की बात कर रहा हूं, और सबसे पहला ही नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम इसके सामने एरो करके लिखते जाना, इसमें एक एक लाइन, ठीक है। बालक तभी कुछ सीखता है जब उस कार्य को सीखने के लिए वो तत्पर हो, जब उस कार्य को सीखने का उसका मन हो, जब उस कार्य को सीखने के लिए वो राजी हो, ठीक है, तभी बालक उस कार्य को सीखेगा, वरना नहीं सीखेगा। बालक तत्पर ही नहीं है तो सीख कहां से जाएगा, है ना। मोबाइल चलाना क्यों सीखता है बालक? उसके लिए एकदम तत्पर रहता है, आप देखता रहेगा कि पापा या फिर मम्मा जो भी है, जब मोबाइल रखें तब मोबाइल कब रखें, तो उसके लिए तत्पर रहता है वो एकदम, और जल्दी से सीख जाता है ना उसको मोबाइल चलाना। बोलना बच्चा नहीं सीखेगा, उससे पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है अब, है ना। तो वो तत्पर रहता है उसके लिए, गेम खेलने के लिए। और दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब तक बच्चा उस कार्य से प्रभावित नहीं होगा तब तक वो उस कार्य को या फिर किसी भी विधि को सीखेगा नहीं, है ना। समझ गए आप? जब तक बालक उसी कार्य को सीखता है जिससे वह प्रभावित होता है ना। अब देखिए, मोबाइल वाला एग्जांपल फिर ले लेता हूं। बालक मोबाइल चलाना जल्दी क्यों सीखता है? क्योंकि वो उससे प्रभावित होता है ना, संतुष्टि मिलती है, गेम खेलता है, गेम से उसको संतुष्टि मिलती है ना। तो ये होता है प्रभाव का नियम। जब तक कोई सामने वाला चीज, सामने वाला कार्य बालक को प्रभावित नहीं करेगा वो उसको नहीं सीखेगा, जब तक वो उसको सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा वो उसको नहीं सीखेगा। तीसरा है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा, तो ये तो सरल है। अभ्यास के द्वारा का ये मतलब है कि अभ्यास, जितनी ज्यादा अभ्यास करेगा उतना जल्दी उस कार्य को वो सीख जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो जितने ज्यादा डेली आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीख जाओगे, है ना। तो जितनी बार बालक बार बार अभ्यास करता है उतना जल्दी सीख जाता है ना, उसको करके सीखता है। तो ये 3 नियम हैं और बड़े ही सरल हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते जरूर हैं पेपर में।
मुख्य नियम है कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, बालक तत्पर होगा उस कार्य को सीखने के लिए तभी सीखेगा। प्रभाव का नियम, उससे प्रभावित होगा। अभ्यास का नियम, अभ्यास करके सीखेगा। अब है गौड़ नियम, है ना। जैसे ये है मुख्य नियम यानी कि मेन है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये है गौड़ नियम यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मुख्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पहला ही है बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब ये बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है, ये नियम क्या कहता है, ये सारे नियम भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ये तीन आपने याद कर लिए। अब देखिए बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य को सीखने के लिए बहुत सी प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, है ना। और जब एक सही प्रतिक्रिया हो जाती है तो बालक उस कार्य को सीख जाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। बालक के हाथ में आपने दे दिया मोबाइल और उससे बोला कि फ्लैश लाइट जला दो यानी कि टॉर्च जला दो इसमें, तो बालक देखेगा उसमें दो चार ऑप्शन आपको उसको दिखेंगे, उसको दबा दबा के देखेगा। फिर उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसको दबाएगा और लाइट जल जाएगी। तो ये उसने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करी, फिर उसमें से एक सही प्रतिक्रिया हो गई और वो उस कार्य को सीख जाएगा। ये कहता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, है ना। जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है और एक सही प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर वो उस कार्य को सीख जाता है, यानी कि फिर दोबारा से वो बहुत सारे ऑप्शन को नहीं दबाएगा, केवल टॉर्च वाला ही ऑप्शन दबाएगा, ठीक है। ये कहता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। कुछ भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि बालक अंशों में सीखता है सबसे पहले, है ना। बालक को तुम कोई भी कठिन काम दे दोगे, ज्यादा काम दे दोगे, वो नहीं सीखेगा। कोई भी बड़ा काम हो छोटा काम हो, अंशों में बांटकर सिखाओ उसको, है ना। साइकिल सिखा रहे हो उसको तो पहले उस पर चढ़ना सिखाओ कि कैसे चढ़ते हैं, है ना। हैंडल वो करना सिखाओ, हैंडल पकड़ना सिखाओ, है ना। सामने देखना सिखाओ, बैलेंस बनाना सिखाओ। तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कोई कार्य सीखा जाता है तो बालक उस कार्य को जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तीसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम। नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, बालक की जैसी मनोवृत्ति होती है उसी प्रकार के कार्य को वो जल्दी सीखता है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए बालक की प्रवृत्ति थोड़ी सी चोर टाइप की है, तो चोर टाइप के चोरी करना, पैसे लेना, इस तरह के कार्यों को ज्यादा सीख जाएगा। बालक की मनोवृत्ति पढ़ाई में है तो पढ़ाई वाली चीजों को ज्यादा सीखेगा, है ना। बालक की मनोवृत्ति थोड़ी स्किल्ड है, मतलब यानी कि स्किल तरीके से सोचता है तो स्किल्ड वाली चीजें सारी सीख जाएगा। तो जैसी बालक की मनोवृत्ति होती है वैसे प्रकार के कार्यों को वो जल्दी सीख जाता है, ठीक है। आगे है, और मैं आपको बता ही देता हूं दोस्तों कि हमारी जो वीडियो है ज्यादातर या तो फिर शाम को 8 बजे आती है ना, याद रखिएगा, या तो शाम को 8 बजे आती है या फिर दिन में 12 बजे आती है, ठीक है। तो ये दो टाइम है, क्योंकि हम अभी क्या है जब एग्जाम आएगा तो दो क्लास लिया करेंगे, एक शाम को 8 बजे, एक 12 बजे, है ना। तो आपको क्लास मिलेगी या तो 8 बजे या 12 बजे, ठीक है। चलिए, मनोवृत्ति का हो गया। समानता या अनुरूपता का नियम, समान वाली चीजों को बच्चा ज्यादा जल्दी सीख जाता है, संबंध बनाकर, है ना। जैसे कोई भी कार्य है उसके सामने दिया गया, जैसे मान लीजिए आप उसको बाइक सिखा रहे हैं तो वो संबंध बना लेगा कि साइकिल सीखना, साइकिल भी मैंने चलाई थी, लेफ्ट हैंड में चलते हैं, बाइक में भी लेफ्ट हैंड में चलना पड़ेगा, साइकिल में भी मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, बाइक में भी करनी पड़ेंगी। तो संबंध बनाकर जल्दी सीखता है, ठीक है। तो संबंध करके बालक जल्दी कार्य को सीखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहचर्य, ये भी संबंध से इंपॉर्टेंट है। साहचर्य यानी कि संबंध। इसमें क्या होता है कि बालक को पहले से कुछ ज्ञान होता है, वो उसको नया कार्य सीखने में लगा देता है, ठीक है। मान लीजिए अब मैं यहाँ से लैपटॉप चलाना सीख रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप चलाना सीख रहा हूँ मैं, तो मेरा जो पढ़ाई लिखाई है पहले वाली, उससे ही तो संबंधित है ये। इसमें तो नहीं है कि कोई अलग लैंग्वेज लिखी है, पूरा सब कुछ अलग है, उससे नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित है, इसलिए मैं लैपटॉप चलाना जल्दी सीख जाऊंगा। इसको कहते हैं साहचर्य या संबंध का नियम। तो दोस्तों ये अधिगम के नियम है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये है अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, दो भागों में बांटा है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में टोटल 3 नियम है, गौड़ नियम में टोटल 5 नियम है। 3 नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, बालक तत्पर होगा सीखने के लिए तो सीखेगा। प्रभाव का नियम, बालक प्रभावित होगा तो सीखेगा। अभ्यास का नियम, अभ्यास करेगा तो सीखेगा। ऐसी बहुप्रतिक्रिया, आंशिक मनोवृत्ति, समानता या साहचर्य का नियम, ये सारे नियम हैं, आपको याद करने हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे चलते हैं हमारा दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है? अधिगम के पठार। अधिगम में पठार होता क्या? देखिए मान लीजिए कोई भी चीज आप सीख रहे हैं तो उसमें बाधा आ गई, आप उस कार्य को सीख नहीं पा रहे हैं,
उसी को कहते हैं अधिगम में पठार, यानी कि सीखने में पठार। ऐसे ही जब बालक कोई चीज सीखता है तो उसमें क्या है, वो उन्नति नहीं कर रहा है, कभी बहुत कम सीखने लग जाता है, कभी ज्यादा सीखने लग जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल सीखना बंद कर देता है ना, उसकी उन्नति रुक जाती है, और इसी चीज को हम पठार कहते हैं। यही डेफिनेशन में इसकी में हमने सरल भाषा में लिखा है। सीखने में कोई अड़चन आ गई उसी को हम पठार कहते हैं, सीखने में कोई रुकावट आ गई उसी को हम पठार कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी रुकावटें हैं, कैसे कैसे इनको दूर किया जाता है, वो में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अधिगम के पठार की कुछ परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाकू हैं, कहते हैं ना पढ़ाकू हैं तो याद कर लीजिए इनको। रॉस ने क्या बोली है कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। वही यानी कि जब बच्चा सीखता है तो उस प्रक्रिया में एक विशेषता है जो ये बताती है कि बच्चा कोई उन्नति नहीं कर रहा है, उसको हम पठार कहते हैं। स्किनर के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। रेक्स एंड नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये 3 डेफिनेशन है पठार की, तीनों याद कर लीजिए, एक रॉस की है, स्किनर की है, नाइट एंड रेक्स की है। चलिए पठार समझ में आ गया, सीखने में रुकावट को हम पठार कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं और इनको कैसे दूर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लेक्चर ये केवल इतना है कि अधिगम में पठार, आप इसको अच्छे से समझ गए कि अधिगम में पठार क्या है, तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पठार हो सकते हैं? मनो शारीरिक सीमा, यानी बच्चे को आप सिखा रहे हैं, 1 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, उसको 2 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, तो वहां वो लिमिट खत्म हो जाती है ना सीखने की। नकारात्मक कारक, कोई भी नकारात्मक कारक, कोई बच्चा शरारत कर रहा है कक्षा में, सीखने नहीं दे रहा है। कार्य की जटिलता, कार्य जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, जो भी बच्चा सीख रहा है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। क्लास 2 के बच्चे को आप क्लास 5 की चीज़ें सिखा रहे हैं तो जटिल कार्य है तो नहीं सीखेगा। ये सारे पठार हैं, ठीक है, पठार के कारण हैं। यानी कि अधिगम में रुकावट के कब आती है? जब कार्य जटिल हो, नकारात्मक चीज़ हो रही हो, मनोशारीरिक सीमा है, सीखने की अनुचित विधि, यानी कि अनुचित विधि से सीख रहा है, टीचर अनुचित विधि से सिखा रहा है, तो इसके कारण पठार आ जाएगा। पुरानी आदतों का नया आदतों से संघर्ष, बच्चे को आदत नहीं है पढ़ने की, बच्चे को आदत है अच्छे से बैठने की आदत नहीं है, सीट पे बैठने की आदत नहीं है, बहुत सारी होती हैं, तो पुरानी आदतों की वजह से भी नई चीज़ें नहीं सीखी जाती। जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना, यानी कि कोई भी जटिल कार्य है और एक ही तरीके से आप सिखाए जा रहे हैं, है ना, उसको दूसरे अच्छे सरल उदाहरण से सिखाइए। अभ्यास का अभाव, अभ्यास नहीं करवा रहे हैं तो वहां पर भी पठार आ जाएगा। उपयुक्तता ना होना, उपयुक्त नहीं है कार्य, कोई भी चीज़ आप उसको सिखा रहे हैं वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, काम की नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है उसको, फिर भी आप सिखा रहे हैं। व्यवधान, पढ़ रहे हैं और पढ़ने में कोई रुकावट आ गई, व्यवधान आ गया। प्रेरणा का अभाव, बच्चा प्रेरित नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो अधिगम में पठार आएगा। इसमें से कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो बोल देना कि सर अधिगम के पठार के कारण का 7 पॉइंट अभ्यास का अभाव समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, हम एक तरह से रिवीजन ही तो करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं अधिगम पठार को दूर करने के उपाय, कैसे हम इन पठार को दूर कर सकते हैं, यानी कि अधिगम में जो भी रुकावट आ रही है बच्चे के, हम उस रुकावट को कैसे दूर करेंगे। सीखने के समय का वितरण, समय बांट दीजिए, सुबह 1 घंटा ये पढ़ो, 2 घंटा वो पढ़ो, दिन में 1 घंटा ये पढ़ो, फिर 1 घंटा पढ़ो, है ना, तो इस तरह से चीजें कवर होती हैं। उत्साह के साथ अधिगम, बच्चे का उत्साह बनाओ, उत्साहित रखो उसको तो सीखेगा। पाठ्य सामग्री का संगठन करो, शिक्षण विधि में अपनी परिवर्तन करो, उसको प्रेरित करो, उसको उद्दीपक दिखाओ, उसकी अच्छी आदतें बनाओ, है ना, उसको विश्राम करवाओ, लगातार मत पढ़वाओ। ये सारी चीजें आपको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अधिगम के जो रुकावट हैं, जो पठार है, उसको दूर किया जा सकता है। बस इतना ही है, ये 2 टॉपिक हो गए, अधिगम में पठार और अधिगम के नियम। ये 2 टॉपिक थे अधिगम में, और अधिगम वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया, है ना, अधिगम वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने खुद के नोट्स बना लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। और ऐसे ही हम बाल विकास को भी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही, यूपी टेट सुपर टेट के लिए। और
आपका इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम ईवीएस वगैरह बाकी सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करने, क्योंकि बहुत सारे 12-14 सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में भी, तो वो सारे भी हमको कवर करने हैं। जीके की लेक्चर्स भी बन रहे हैं और जीके की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जीके के कुछ टॉपिक डिसाइड होते हैं उसमें सिलेबस में, है ना। जो मेन टॉपिक है हम उसी को कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। जो मेन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उनको ही पढ़िएगा। चलिए, है ना। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।